बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबशर नदीम, डायरेक्टर प्रोग्राम री पब्लिक पॉलिसी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के जो मामलात हैं और हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उस मौजू पे बात करने के लिए हमने दावत दी है मुदस्सर रिज़वान को। मुदस्सर रिज़वान रिसर्चर हैं और ये पब्लिक पॉलिसी के साथ मुंसलिक हैं। तो आज जनरल एक डिस्कशन करेंगे। मुदस्सर, मुझे बताइएगा, कल जो कराची में एयरपोर्ट के करीब धमाका हुआ जिसमें 2 चाइनीज़ की डेथ भी हो गई है, इस बारे में और जो ओवरऑल सूरत हाल है ख़ासकर KPK में और बलूचिस्तान में जो एक दहशतगर्दी की एक नई लहर ने जन्म लिया है, इस हवाले से आवाम को आगाह कीजिएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। कल कराची एयरपोर्ट के करीब एक वाक़या पेश आया। बेसिकली एक धमाका हुआ है जिसमें जो चाइनीज़ इंजीनियर हैं और वो पोर्ट कासिम अथॉरिटी, उसके जो इलेक्ट्रिक कंपनी है बेसिकली, उस पे जो काम करने वाले लोग हैं वो चाइनीज़ इंजीनियर जा रहे थे, उनका काफ़िला था और वहाँ पे ये धमाका पेश आया। और उसमें अभी तक के इत्तलात के मुताबिक करीबन 11 के करीब लोग इंजर्ड हुए और 4 या 5 लोग जो हैं वो जान से गए हैं, जिनमें जो काबिल ज़िक्र बात है कि 2 चाइनीज़ नेशनल भी शामिल हैं जो मारे गए हैं और उसके अलावा एक चाइनीज़ जो है इंजीनियर वो ज़ख्मी हो चुके हैं। तो ये जो है कोई पहला वाक़या इस तरह का नहीं है जिसमें जो फ़ॉरेन नेशनल और बिलखुसूस जो चाइनीज़ नेशनल हैं उनको टारगेट किया गया हो। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि इसी साल ही बलूचिस्तान में भी 2-3 ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं कि जिसमें ख़ास तौर पे जो चाइनीज़ नेशनल है उनको टारगेट किया गया। इसके अलावा इवन सवात में, उसकी हम मज़ीद भी डिटेल में बात करेंगे, सवात में भी वाक़या एक पेश आया गुज़श्ता माह जिसमें जो फ़ॉरेन नेशनल से उनको टारगेट किया गया। तो ये एक सिलसिला चलता आ रहा है जो कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके जो मसाइल हैं उसको अयां करता है। अच्छा मुदस्सर, मुझे बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरजीहात क्या हैं? क्या PTI को क्रैश करना तरजीह आता है? सिक्योरिटी लैब्स इसे हम कहेंगे कि पे दर पे ये वाक़यात रूनमा हो रहे हैं और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो इस वक्त उसे कह लें कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़ासकर ये हम CPEC की अगर देखें, चाइना को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं इन चीज़ों पे और वो कंसर्न रखते हैं। ज़ाहिर सी बात है, CPEC चल रहा है, दूसरे फेज़ का उन्होंने ऐलान किया है। तो इन सारी चीज़ों को देख के गवर्नमेंट की तरजीहात आपको क्या लगती हैं? सर, इसमें बारहा हम रिपब्लिक पॉलिसी और इवन दीगर जो हमारे मीडिया है उसमें इस बात का बड़ा जिक्र हो चुका है कि जिस तरह के अभी चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पे जब से अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हुकूमत है वो आई है, उसके बाद से पाकिस्तान की जो KPK है या इवन बलूचिस्तान है, वहाँ पे जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें बेपनाह इजाफा हुआ है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले एक पढ़ रहा था कि सिर्फ पिछले 3 माह में खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उनमें करीबन 1000 के करीब लोग अपनी जान से गए हैं और इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग भी शामिल हैं और सिविलियन जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। तो होना तो ज़ाहिर है ये चाहिए कि जिस तरह की सिक्योरिटी की सिचुएशन दिगरगूं उसकी जो सिचुएशन हो रही है हर आने वाले दिन, उस पे गवर्नमेंट को एक जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिल के और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं और उसमें ख़ास तौर पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ मिल के एक काउंटर टेररिज्म मैयर डिवाइस करने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस मसले को, क्योंकि हमारे यहाँ चाइनीज़ जो ज़ाहिर है चाइना और पाकिस्तान की एक बड़ी स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप है, पाकिस्तान का एक टाइम टेस्टेड एलाय है, फ्रेंड है। और अभी इस वक्त जब ज़ाहिर है मुश्किलात हैं पाकिस्तान को फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल करने में और पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है कि बैरून मुल्क से सरमायाकारी पाकिस्तान में आए, तो वहाँ पे अगर चाइना जैसे जो कंट्री है जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बलूचिस्तान में भी और दीगर जगहों पे भी, अगर ये तासुर जा रहा है कि उनके नेशनलिज्म महफूज नहीं है, तो फिर इससे यकीनन जो पाकिस्तान की ये कोशिशें हैं बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से उनको शदीद नुकसान पहुँचेगा। लेकिन जिस तरह आपने जिक्र किया, ये बिल्कुल एक सिक्योरिटी लैब्स है। इस तमाम सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है कि जहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, क्योंकि इस वक्त मेजर इशू वहाँ पे है, उनको और जो फेडरल गवर्नमेंट है उनमें एक इत्तेफाक राय होता, उसमें एक डायलॉग होता। और चलो अपनी पॉलिटिक्स है वो तो ज़ाहिर है चलती रहती है, वो तो एक इख्तलाफ
एक हुस्न है, लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको नेशनल सिक्योरिटी के, बिल्कुल नेशनल इश्यूज़ कहा जाता है, नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ होते हैं, वो दे आर अबव एंड बियॉन्ड पैटी पर्सनल पॉलिटिक्स। तो होना तो ये चाहिए था, लेकिन इसमें हुकूमत भी है, मैं समझता हूँ कि वो अपनी जो तरजीहात हैं ये उनकी भी एक नाकामी है और उनके पार्ट में भी एक नाअहली है, इनकॉम्पिटेंस है कि वो बजाय जो नेशनल लेवल के जो इश्यूज़ हैं उन पे चीज़ों गौर करने के और कंसेंसस बिल्ड करने के, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से पूरे रिसोर्सेज एनर्जी लगा रहे हैं क्रश करने में। तो इससे मसाइल नेशनल लेवल पे बढ़ेंगे और ख़ास तौर पे फिर जो इंटरनेशनली आपके जो इमेज है वो भी बहुत ही ख़राब होगा। और जो इसका सबसे मैं समझता हूँ नेगेटिव इम्पैक्ट वो ये है कि वो तमाम कुव्वतें, चाहे वो मुल्क के अंदर हैं या मुल्क के बाहर है, जो हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करना चाहती से वो चाहती हैं कि ये जो सी पैक वो ना बिल्ड हो, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है चाइना कर रहा है या दीगर कंट्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ये ना हो। तो उनको दरअसल आप एक ओपन आप एक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि जी आएँ और आप इस तरह की कार्रवाइयाँ मज़ीद करें। अच्छा दोस्तों, जिस तरह आपको भी पता है कि SCO की जो शंघाई ताउन तंजीम की जो अजलास है वो भी शुरू होने वाला है, तो क्या उसको ये सबूताज करने की कोशिश हो सकती है या इसको इंडिया या कोई और मुल्क बहाना बना के सिक्योरिटी की वजह बना के वो अपना दौरा जो है जो पाकिस्तान आने से इनकार भी कर सकता है? तो ये भी इसको सबूताज करने की कोई कोशिश तो नहीं लग रही? देखिए बिल्कुल, ये पहलू एक तो ज़ाहिर है इसमें चाइनीज़ नेशनल मारे गए हैं, तो एक उस वजह से भी ये बहुत ही मैं समझता हूँ अहम एक डेवलपमेंट और एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन इस ख़ास मौके पे जिसका आपने ज़िक्र किया कि एक हफ़्ते करीबन एक हफ़्ता 8-10 दिन बाद शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है और उसमें शरीत यही है कि करीबन 11 साल के अरसे बाद कोई इंडियन जो वज़ीर ख़ारजा वो पाकिस्तानी सरज़मीन पे आएंगे। तो एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ने इस तंजीम की क़यादत करनी है, इजलास होना है जिसमें तमाम जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके जो लीडर्स हैं, इवन चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी आना है। तो ये यकीनन एक इसको सबूताज करने की एक कोशिश है और इसमें बिल्कुल जो फॉरेन एलिमेंट है, बज़ाहिर तो जो इसकी ज़िम्मेदारी है वो कबूल की है जो बलोच लिबरेशन आर्मी की जो मजीद ब्रिगेड है उन्होंने की है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें एक प्रॉक्सी वॉरफेयर है, इसमें एक इंटरनेशनल जो एलिमेंट है वो ज़रूर इस सिचुएशन का है। तो मैं समझता हूँ इस सूरत हाल में और भी अहम है कि न सिर्फ पाकिस्तान जो है वो जो फ़ॉरेन जो डिग्निटरीज़ हैं जिन्होंने आना है उनको एतमाद में ले, जो फ़ॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ उनको एतमाद में ले, बल्कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए और इसमें जो पॉलिटिकल सिचुएशन है कोशिश की जाए कि उस पर भी फ़िलहाल सिचुएशन को काम डाउन किया जाए। जैसे ये ज़ायका खेज नहीं लगता कि आपका इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो उठ के बयान दे कि जी ये एक SHO की दहशतगर्द मार है और आपने सारी फोर्स जो है इस्लामाबाद की और कराची से भी आपने पुलिस को मतलब वहाँ से भी बुलवाई इस्लामाबाद में, सिर्फ एक सियासी जमात को आपने कंट्रोल करने के लिए या उसको रोकने के लिए उसका एक पुरअमन एहतियात जो भी उसे कह लें। तो एक तो इंटीरियर मिनिस्टर का बयान कि जी ये एक SHO की मार है, ये आपको क्या लगता है? देखिए सर, इसमें हम रिपब्लिक पॉलिसी में पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें हर वो शख्स जो पाकिस्तान के हवाले से एक दर्द रखता है, फ़िक्रमंद है, तो वो इस बयान की कभी भी हिमायत नहीं कर सकता। और ये बयान मैं अपने ऑडियंस के लिए बताता चलूँ, ये वो बयान की हम बात कर रहे हैं जो उन्होंने बलूचिस्तान में जो आपसे 2 माह कबल एक वाक़या दहशतगर्दी का पेश आया था जिसमें तकरीबन 70 के करीब लोग जान से चले गए थे। तो उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि ये तो एक ऑपरेशन और एक SHO की मार है। तो ये 2 चीज़ें ज़ाहिर करता है। एक तो ये ज़ाहिर करता है कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है वो ना सिर्फ ग्राउंड रियलिटी से कितने वो डिस्कनेक्टेड हैं, उन्हें उनका इदराक ही नहीं, बल्कि वो मसाइल को उस तरह से समझ ही नहीं पा रहे जिस तरह से मसाइल वाकई हैं या वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उन मसाइल को उस तरह से देखते हैं। और ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि हमारे यहाँ चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में क्या इस वक्त मुल्क को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं वो बिल्कुल यानी इदराक नहीं। और एक और चीज़ भी है कि मोहसिन नकवी की अगर आप अपनी स्टैंडिंग भी तो देखें तो कि वो कोई उस तरह से इलेक्टेड नुमाइंदे तो नहीं है, वो ज़ाहिर है उनकी लेजिटिमेसी पे भी बहुत सारे सवाल हैं जिस तरह इस हुकूमत की लेजिटिमेसी पे सवाल है। तो जब तक एक ऐसी हुकूमत नहीं आती कि जिसे अवामी हिमायत हासिल है और जिसे मसाइल का इदराक है,
तो तब तक इस तरह की जितने भी सीरियस मसाइल हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल है या दीगर इश्यूज़ हैं, उन पे मैं समझता हूँ कि बात करना और उसका हल निकालना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। मुदस्सर, जिस तरह हम इकोनॉमिक बात करते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात भी करते हैं, ये जारी बात है तो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। हम फ़ॉरेन, जिस तरह आपने पहले बात की, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है CPEC के थ्रू, दूसरा फेज़ शुरू होने वाला है। तो आप क्या समझते हैं कि एक ऐसी हुकूमत, बेशक उस पर क्वेश्चन मार्क है कि वो अवाम की इलेक्टेड नहीं है, अवाम की मुंतखब या अवाम के वोटों से नहीं आई, फिर भी हुकूमत तो खैर हैं, तो क्या समझते हैं कि उनकी तरजीहात में ये चीज़ शामिल नहीं कि वो बजाय इसके कि एक सियासी जमात को टारगेट करने के, वो जितनी सियासी जमातें उन्हें बिठाए और उन्हें कहा कि हमारे मुल्क में ये इश्यूज़ हैं, इन पे हम नेशनल सिक्योरिटी भी तो कम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकते ना, तो क्या है कोई ऐसा कंसेंसस बिल्ड नहीं हो सकता कि हम टेररिज्म को हमारा एक, जिस तरह आपको याद होगा कि नेशनल एक्शन प्लान बना था सारी सियासी जमातों ने मिलके, ये जब APS का अटैक हुआ था, तो इस तरह की कोई स्ट्रेटजी या इस तरह का कोई प्लान डेवलप नहीं कर सकती सारी सियासी जमातें मिलके? जी, आपने नेशनल एक्शन प्लान की बात की, वो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था और फिर उसको बाद में रिवाइज़ भी किया गया। तो बात तो ये है कि हमारे पास पॉलिसीज़ मौजूद हैं, हमारे पास इदारे भी मौजूद हैं, अगरचे रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन एक जो चीज़ हमारे पास नहीं वो है पॉलिटिकल विल। मसाइल को हल करने की जो एक ख्वाहिश है ना, वो हमारे जो पॉलिसी जो हल्के हैं वो उस तरह से उनमें नहीं है। और जिस तरह मैंने पहले भी बात की, और अभी आप देख लें कि आवाम के मसाइल हैं या इस मुल्क के जो जेन्युइन मसाइल हैं, और हुकूमत जो कोशिश करे कि जी आईनी तरमीम ला के किसी न किसी तरह जजेस को कंट्रोल किया जा सके, और जजेस को कंट्रोल किया जा सके तो उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जा सकें, या फिर एक ऐसी पार्टी, अब कल पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पे पाबंदी लगा दी गई। अब ठीक है, अगर उन पे कोई सवाल हैं भी सही, उनके तरीक़ाकार पे हुकूमत को कोई इख्तलाफ है भी, ज़ाहिर है एक पेचीदा सूरत हाल है, तो तब भी एक इतनी बड़ी जो नुमाइंदा जमात है, चाहे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, पश्तून कौम है, उसकी रिप्रेजेंटेटिव जमात है, या फिर PTI है जिसको इस वक्त पाकिस्तान की एक विफाकी जमात बिल्कुल कहा जा सकता है, एक ही विफाकी जमात इस वक्त है। तो जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि जिस इसको बैन कर दें जी, जजेस को कंट्रोल कर लें, तो ये चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आ रही कि हमारे जो हुक्मरान है वो बस अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए इस मुल्क का जो वजूद है, जो मुस्तकबिल है, जो असल इश्यूज़ हैं, वो यानी उसको दाव लगाने पे भी उनका यानी कोई उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। बाकी अगर वाकई कंसेंसस हुकूमत करे तो यकीनन इस मसले का कोई ना कोई हल निकल सकता है, लेकिन उसके लिए फिर वही है कि आपको अपनी ज़ात से बढ़ के सोचना पड़ेगा, जो हमारे सियासतदानों के लिए एक बहुत ही, और हमारी दीगर जो अशराफिया इस मुल्क पे 70 साल से काबिज़ है, उसके लिए बहुत बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल है। जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सर। तो नाज़रीन, जब तक मुल्क में अमन व अमान नहीं होगा तब तक आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और साथ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, सारी सियासी जमातें ऑन बोर्ड हों, जितने हमारे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले अदारे हैं वो बजाय इसके कि एक पार्टी को क्रैश करने पे लग जाएं, उनका फोकस सिक्योरिटी होना चाहिए, और नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो सेंस प्रीवेल करनी चाहिए, और इस वक्त सूरत हाल भी यही है कि जब तक हमारी जितनी सियासी जमातें हैं और जितने भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, और जब तक बैठेंगे नहीं, नेशनल एक्शन प्लान जैसी कोई और स्ट्रेटजी या प्लान नहीं बना लेते, तब तक मुल्क में सुकून नहीं आ सकता। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बेहतरीन रास्ते में मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ, ताकि हम अपने आने वाले प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया।